लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट और कैरोल गिलिगन्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। सवाल आता है मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, तो क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, इसके बीच में अंतर समझना ही हमारा मोरल डेवलपमेंट आता है। तो पहले हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जानेंगे, उसके बाद कैरोल गिलिगन। सबसे पहले था लॉरेंस कोहलबर्ग। अगर हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बात करें तो इन्होंने जो थ्योरी दिया था उसे 3 भाग में बांटा था, जिसमें पहला हमारा प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, फिर उसके बाद हमारा सेकंड है कन्वेंशनल मोरालिटी और फिर उसके बाद हमारा थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो सबसे पहले आते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या होता है। तो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी जन्म से लेकर के 9 साल तक होता है, जहाँ पे मोरालिटी को कंट्रोल किया जाता है और बच्चों को जो चीज़ सिखाई जाती है बच्चे उसी को मानते हैं। इसके 2 स्टेज है। पहला हमारा आता है स्टेज 1, जो कि हमारा कहलाता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड। मतलब यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ को फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, और फॉलो नहीं करते हो तो उसके लिए पनिशमेंट दिया जाता है। तो बिहेवियर हमारा जो होता है वो पनिशमेंट से बचने के लिए होता है। बोला जाता है कि इट्स रॉन्ग इफ़ आई गेट पनिश फॉर इट। मतलब अगर हम किसी चीज़ को करने से मना करते हैं तो क्यों कि हम पनिशमेंट से बच सके। दूसरा हमारा आता है स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक आदमी या फिर एक पर्सन अपनी इंडिविजुअल नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई चीज़ सोचता है कि मेरे लिए सही है या गलत। व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब इसमें मेरे लिए क्या है, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है। हमारा अब लेवल 2 आता है कन्वेंशनल मोरालिटी, एडोलसेंट एंड मैन एडल्ट्स में इसको देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो इंडिविजुअल वो क्या करता है कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटेटिव फिगर में के बारे में बताता है। मतलब कोई चीज़ सही है या गलत है वो अपने बारे में सोचता है, अब वह खुद अथॉरिटेटिव फिगर है, अब वह खुद डिसीजन लेगा। तो पहला अब हम बात करते हैं लेवल 2 के 2 स्टेज है, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो स्टेज 3 होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे हम गुड बॉय बैड बॉय की क्वालिटी देखते हैं कि हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है कि हम लोग को सब लोग क्या माने, एक अच्छा व्यक्ति माने। जैसे आई वॉन्ट पीपल टू लाइक मी, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, और इस पसंद के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है जिससे लोग उसे अच्छा कहेंगे। हमारा 4th स्टेज है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, मतलब सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर को माना जाए। इसमें ज़्यादातर किस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि हम लोग को लॉ को फॉलो भी करना चाहिए और ऑर्डर को, नियम को मेंटेन भी करना चाहिए। जैसे वी मस्ट फॉलो रूल्स टू कीप सोसाइटी फंक्शनिंग, हमें रूल्स क्यों फॉलो करना चाहिए ताकि सोसाइटी सही ढंग से काम करता रहे। अब आता है लेवल 3। लेवल 3 हमारा होता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये एडल्ट्स में देखा जाता है और ज़्यादातर इस लेवल पे कोई पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ पे मोरालिटी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। मतलब हमारे साथ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें हम लोग को सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमारा अगर स्टेज 5 के बारे में बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट आता है। मतलब नियम तो ज़रूरी है, लेकिन अगर नियम को चेंज किया जाए किसी के भलाई के लिए तो ठीक है, कभी कभी जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हम लोग को रूल्स को तोड़ना पड़ता है। और वही स्टेज 6 हमारा आता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मतलब कोई व्यक्ति अपने अनुसार कोई चीज़ को सोचता है कि ये मेरे लिए सही है या गलत। जैसे आई फॉलो माई ओन मोरल कंपास इवन इफ इट गोज अगेंस्ट द लॉ। मतलब अब मेरा जो मोरालिटी है वो मेरे आधार पे है, अब ये चाहे लॉ के अनुसार हो या ना हो,
मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी अगर हम बात करें की पॉइंट्स क्या हो गया कि प्रोग्रेशन थ्रू स्टेज इज सिक्वेंशियल, यू कांट स्किप स्टेजेस। तो ये जितने भी 6 के 6 स्टेज थे, इसमें से एक भी स्टेज को आप स्किप छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। स्टेज 6 तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती है। और जो हमारा मॉरल रीजनिंग है वो मॉरल बिहेवियर से बिल्कुल ही अलग होता है। चलिए अब समझते हैं कि इसके बीच की ये जो थ्योरी दी थी उन्होंने, इसके बीच की कहानी क्या है। तो हैंस डिलेमा, हैंस नाम का एक पर्सन है, उसकी पत्नी एक रेयर कैंसर से मर रही है और जो ड्रगिस्ट है उसके पास एक मेडिसिन है जो उसकी पत्नी को बचा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि वह 10 गुना महंगा है। हैंस तो इस बात को मान नहीं सकता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वह सोचता है चोरी करे। अब हैंस को चोरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोहलबर्ग इस बात से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वह बस जानना चाहता था कि लोग इसका जवाब क्या देंगे। जैसे अगर एक बच्चा है तो बोलेगा क्या, नहीं उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह चोरी करेगा तो वह जेल चला जाएगा। वही दूसरी ओर अगर कोई पर्सन स्टेज 6 में होगा तो बोलेगा हाँ करनी चाहिए, क्योंकि किसी के ज़िंदगी को बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी की प्रॉपर्टी राइट से। मतलब अगर किसी की ज़िंदगी बच रही है तो हमें उसे बचाना चाहिए। तो इसी स्टेज से कोहलबर्ग की 6 के 6 स्टेज के बारे में हमें जानने को मिलता है। सवाल आता है उन्होंने क्या डिस्कवर किया। तो जितने भी लोग थे सब इस प्रोग्रेस को सीक्वेंशली, मतलब पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज करते करते 6th स्टेज तक पहुंचते हैं। और यह मोरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब हम किसी तरह का डिसीजन लेते हैं वह डिपेंड करता है हमारे दिमाग के ऊपर कि हमारा दिमाग कितना ज़्यादा विकसित हुआ है। और ज़्यादातर लोग जो है वो हाईएस्ट स्टेज मतलब स्टेज 6 तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हायर स्टेज में हम लोग ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और प्रिंसिपल थिंकिंग होता है, मतलब हमारा ही सोच विचार होता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब आते हैं इसके क्या क्या इम्पैक्ट थे और इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है। अगर हम कोहलबर्ग के थ्योरी के बारे में बात करें तो वह एजुकेशन में, खासकर मोरल एजुकेशन में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कोहलबर्ग के हमारे जो मोरल डेवलपमेंट है वह 3 पार्ट में है और इसके 6 स्टेजेस है, जो कि हमारा प्री कन्वेंशनल, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, फिर उसके बाद कन्वेंशनल मोरालिटी में स्टेज 3 है, स्टेज 4 है जो कि हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या मेंटेन सोशल ऑर्डर है। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में स्टेज 5 है जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट के बारे में बताता है। उसी के साथ साथ स्टेज 6 है वो हमारा यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बारे में बताता है। लेकिन अब सवाल आता है क्या इसकी किसी ने क्रिटिसिज्म किया है, अवहेलना किया है? तो बहुत लोग बोलते हैं कि यह जो है वो जस्टिस और लॉजिक पे ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे केयर के बारे में, स्नेह के बारे में नहीं बताया गया है, जिसको कैरोल गिलिगन बताती है। साथ ही साथ इस पे एक और क्रिटिसिज्म भी किया गया है, एक और अवहेलना भी की गई है कि ये मेल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को बताया गया है। तो अब आते हैं कैरोल गिलिगन के बारे में। कैरोल गिलिगन के बारे में बात किया जाए तो वह लॉरेंस कोहलबर्ग के स्टूडेंट भी थी और कलीग भी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वह अपने उनके जो टीचर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो यह मानते थे कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो पूरे मेल पार्टिसिपेंट के बेस्ड था। मतलब 72 स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया था उन्होंने इस थ्योरी के लेने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ जस्टिस, रूल्स और राइट्स के बारे में बताया गया है और इसमें बात किया जाए तो महिलाओं के बारे में कुछ भी बात नहीं किया गया है।
तब आते हैं कैरोल गिलिगन के क्या क्या क्रिटिक थे, उन्होंने क्या क्या बोला कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो जेंडर बाइस्ड है, मतलब लड़का लड़की में भेद करता है। इसमें जस्टिस को ज़्यादा पर्सपेक्टिव दिया गया, जस्टिस पर्सपेक्टिव है, मतलब न्याय के बारे में ज़्यादा बताया गया है। यहाँ पे केयर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं किया गया है। यहाँ पे जो प्रायोरिटाइज दिया गया है, जो प्राथमिकता दी गई है, वह जस्टिस पर्सपेक्टिव को दिया गया है कि क्या सही है, रूल्स क्या होते हैं और उनकी अपनी सोच क्या होती है। वह दूसरी यहाँ पर केयर का पर्सपेक्टिव, स्नेह का जो संदर्भ है वह नहीं दिया गया, जहाँ पे एम्पैथी, कंपैशन और मेंटेनिंग रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, मतलब सहानुभूति सब के बारे में बताया गया है। जिसके रिजल्ट के अनुसार कोहलबर्ग की थ्योरी में महिलाओं का बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दिया गया है और उन्हें यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। तो उन्होंने अपने बुक इन डिफरेंट वॉइस 1982 में इस बात को चैलेंज किया कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो थ्योरी था वह उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और वह फीमेल साइकोलॉजी के अनुसार अपनी बातों को रखना चाहती है। जहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग जस्टिस बताते हैं, वही हमारी कैरोल गिलिगन केयर के बारे में बताती है। तो लॉरेंस क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग जस्टिस, फोकस ऑन फेयरनेस, क्या सही है क्या गलत है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, नियम कानून के बारे में बहुत बात करते हैं। मोरल डिसीजन लॉजिकल होता है, फिर ये कॉमन देखा जाता है मैन में। वही हम बात किया जाए कैरोल गिलिगन के बारे में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करती है, रिलेशनशिप और एम्पैथी के बारे में बताती है। मतलब अगर कोई एम्पैथी क्या होता है कि कोई व्यक्ति किस चीज़ को फील कर रहा है, हम उसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके उसे फील करना चाहते हैं। मतलब अगर किसी के साथ किसी तरह एक्शन हुआ है तो हम उस जगह पे रहते तो हमारा क्या रिस्पॉन्ड होता है, वही हमारा होता है एम्पैथी। यहाँ पे मोरल डिसीजन के बारे में बताया जाता है, जहाँ एक तरफ लॉरेंस कोहलबर्ग का मोरल डिसीजन लॉजिकल था, वही इनका कॉन्टेक्स्ट था, मतलब किस लिए किसी तरह का बात को बोला जा रहा है, और ये महिलाओं में देखने को कॉमन मिलता है। कैरोल गिलिगन ये नहीं कहती है कि जो मैन है वह केयर नहीं करते हैं और वुमेन जो है मोड्स ऑफ रीजनिंग पे फोकस करती है। अगर हम कैरोल गिलिगन के बारे में बात करें तो उन्होंने 3 लेवल दिया था अपना मॉरल डेवलपमेंट का। पहले ओरिएंटेशन टू इंडिविजुअल सर्वाइवल, मतलब पहले हम अपने आप के बारे में सोचेंगे, फिर गुडनेस एज सेल्फ सेक्रीफाइस, फिर उसके बाद हम दूसरों, जब अपने तो सेटल हो गए तब दूसरों के बारे में बोलेंगे कि दूसरों के लिए अगर हमें कुछ करना पड़ेगा तो हम वो करेंगे। फिर तीसरा होता है मोरालिटी ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब यहाँ पे इस तरह का हमें सिचुएशन बनाना है कि किसी को भी हर्ट फील ना हो किसी पर्सन को। मतलब शॉर्ट में बोले तो कोहलबर्ग की मोरालिटी जस्टिस, राइट्स और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे है, वही दूसरी ओर गिलिगन की मोरालिटी केयर, रिलेशनशिप और इमोशनल कनेक्शन के लिए है। हालांकि ये बोला सकता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। चलिए इसे कहानी से समझते हैं कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, एलेक्स और माया, जो जस्टिस और केयर के बारे में बताएगी। चॉइस ऑफ स्टील, मतलब चोरी करने का मेरे पास चॉइस है। एलेक्स और माया दोनों भाई बहन हैं। दोनों की माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उनकी माँ की ज़िंदगी बचाने वाली एक मेडिसिन है, लेकिन जो फार्मासिस्ट है, जो दवाई बेचने वाला, उसे बहुत ज़्यादा महंगे दाम पे बेच रहा है और वे उतना पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है। और फार्मासिस्ट से वो बात करते हैं कि कम दाम पे दो, लेकिन इस पे वह राज़ी नहीं होता है। अब सवाल आता है कि अपनी माँ को जान बचाने के लिए वह चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब हम एलेक्स के बारे में समझते हैं कोहलबर्ग के थ्योरी से, जस्टिस पर्सपेक्टिव से, न्याय के पर्सपेक्टिव से। पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये सही नहीं है, मैं पनिश होना नहीं चाहता। स्टेज 2 है सेल्फ इंटरेस्ट, बोलता है कि अगर माँ बच जाएगी तो मैं परिवार का हीरो बन जाऊंगा,
इससे मेरा भी फ़ायदा है। स्टेज 3 बोलता है कि लोग जो है मुझे एक अच्छे बेटे की तरह देखेंगे अगर मैं अपनी माँ का जान बचा सकूं, हालांकि उसके लिए मुझे चोरी करना पड़े। स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर कि चोरी तो बुरी बात है, सब लोग चोरी करते हैं, अगर सब लोग चोरी करेंगे तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगा, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 5 बोलता है कि मे भी यहाँ पे नियम को तोड़ा जाए, लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी के प्रॉपर्टी से। अगर चोरी करना इलीगल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी चोरी से किसी की जान बच रही है तो वो अच्छी बात है। स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल कि किसी की जान बचाना एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। अगर मैं प्यार, मोहब्बत या जस्टिस से इस चीज़ को देखूं, तब उस मेडिसिन को चोरी करना बुरी बात नहीं है, हालांकि यह एक तरह का नियम तोड़ने के बराबर होगा। तो यहाँ पे एलेक्स अल्टीमेटली क्या डिसाइड करता है कि चोरी करना, लेकिन वह बहुत सोच समझ के करता है। ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स थे और ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचा था, मतलब हर जगह पे जस्टिस के बारे में बताया जाता है। वही दूसरी माया के बारे में बात करें तो वह क्या करते हैं कि माया अपनी माँ से बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड है। तो लेवल 1 होता है सेल्फ केयर, बोलती है कि मैं चोरी करते हुए पकड़े नहीं जाना चाहती, अगर मैं जेल चली गई तो मैं अपनी माँ की या किसी की मदद नहीं कर पाऊँगी। स्टेज 2 या फिर लेवल 2 है सेल्फ सेक्रीफाइस कि माँ की ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी ज़िंदगी भी माँ के लिए निछावर कर सकती हूँ, मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगी, चाहे वह चोरी ही क्यों ना हो। स्टेज या फिर लेवल 3 होता है बैलेंस ऑफ केयर कि अगर मैं चोरी करूँगी तो इससे दूसरों को भी बुरा लगेगा। क्या हो अगर मैं जो फार्मासिस्ट है, जो दवाई बेचने वाला है, मैं उससे बोलूँ कि वह मुझे कम दाम पे दे दे, या फिर हो सकता है उस फार्मासिस्ट को भी पैसों की ज़रूरत हो। अपने परिवार के लिए मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकती, हो सकता है इसके लिए कुछ अलग उपाय लगाया जा सके। मैं उसे प्रॉमिस करूँगी कि मैं पैसे उनको बाद में दे दूँगी, मुझे सबका ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे भी लेते हुए। तो माया का डिसीजन के बारे में बात किया जाए तो वह नियम कानून को तोड़ने के बारे में नहीं बात कर रही है, वह एक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है, एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रही है कि सबका भला हो, मेरी माँ की जान भी बच जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। तो वह क्या करती है, वह फार्मासिस्ट के पास जाती है, अपनी पूरी कहानी बताती है और यह एक्सपेक्ट करती है कि वह समझेगा और उसे दवाई दे देगा। तो अंत में वह क्या करेगी, वह चोरी करेगी, लेकिन चोरी करना सबसे लास्ट ऑप्शन है। तो इससे क्या समझ में आता है कि एलेक्स रिप्रेजेंट करता है कोहलबर्ग की जस्टिस ओरिएंटेड रीजनिंग को, कि वो सिर्फ लॉजिकली सोच रहा है, लेकिन माया जो है वो इमोशनली सोच रही है, वह रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू दे रही है, एम्पैथी को ज़्यादा वैल्यू दे रही है। जैसे कि उसने सोचा फार्मासिस्ट के बारे में कि वो फार्मासिस्ट की जगह होती और उसके परिवार को पैसे की ज़रूरत होती तो क्या होता। दोनों के दोनों अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन उनके जो देखने का नज़रिया है वो अलग है। एक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे फोकस करता है, दूसरा एथिक्स ऑफ केयर पे फोकस करती है। एक अपने दिल का इस्तेमाल करता है, दूसरा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, और दोनों के दोनों सही है। अब सवाल आता है कि इतनी सारी चीज़ें बातें कर तो ली गई है, अब इसे याद किया जाए तो कैसे किया जाए। इसे याद करने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो क्या दिमाग लगा जाए, तो दिमाग लगाया जाता है। तो इसके लिए आता है निमोनिक्स। पहले आता है कोहलबर्ग के बारे में कि कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिया, उसके 6 स्टेजेस है, इसको कैसे याद किया जाए। तो इसका निमोनिक्स है प्लीज, सेल, गुड, लॉ एंड अगली कैट्स। 6 स्टेजेस 3 लेवल समझते हैं। पहले प्लीज सेल, पी से पनिशमेंट और ओबीडियंस, एस से सेल्फ इंटरेस्ट, उसके बाद हमारा आता है लेवल 2 गुड लॉ,
G से गुड बॉय, गुड गर्ल, L से लॉ एंड ऑर्डर, फिर उसके बाद एंड अगली कैट्स, तो A से सोशल कॉन्ट्रैक्ट और U/C से यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो इसके 3 स्टेजेस थे, प्री, पोस्ट और कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल में मी मतलब सेल्फ फोकस, ध्यान अपने पे है। फिर हमारा कन्वेंशनल मोरालिटी में अस मतलब सोसाइटी पे फोकस है। और पोस्ट कन्वेंशनल में ऑल मतलब सारे के सारे समाज के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में फोकस है। अब इसके बाद आता है गिलिगन का कैसे याद किया जाए। तो मतलब केयरिंग ओनली डीपन, मतलब जो केयर है वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है। इनके 3 स्टेजेस है मोरल डेवलपमेंट के, जो कि फोकस करता है एथिक्स पे, जस्टिस के अलावा। तो केयरिंग फॉर सी से हो हमारा केयरिंग, सी से हो केयरिंग फॉर सेल्फ। तो स्टेज 1 जो कि हमारा फोकस होता है सेल्फ इंटरेस्ट पे, लोग अपने सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं। जैसे कि कोई बच्चा सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। उसके तो ओ से ओनली, ओ से केयरिंग फॉर अदर्स, फोकस है सेल्फ सेक्रीफाइस पे। अब यहाँ पे अपने बारे में सोच करके दूसरे के अप्रूवल के बारे में सोचा जाता है, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज के बराबर रख सकते हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चे के बारे में पहले सोचते, नहीं बेटा पहले तू। फिर उसके बाद आता है डिपेंड, डी से डिपेंड, डी से केयरिंग फॉर सेल्फ एंड अदर्स, मतलब डिपेंडेंसी हो जा रहा है यहाँ पे। तो फोकस क्या होता है, सेल्फ और अदर्स के बीच में बैलेंस बनाना। यहाँ पे बताया जाता है कि सेल्फ केयर भी इम्पोर्टेंट है और दूसरों का केयर भी इम्पोर्टेंट है। इसे हम कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के बराबर मान सकते हैं, जिसके ट्रिक हो जाती है कि एक एडल्ट आदमी बोलेगा नहीं, हम दोनों की लाइफ मैटर करती है। तो इसका समरी टेबल क्या हो गया, पहला केयरिंग फॉर सेल्फ, मी फर्स्ट जो बच्चा बोल रहा था, केयरिंग फॉर अदर्स यू फर्स्ट जो माँ बोल रही थी, और केयरिंग फॉर सेल्फ एंड अदर्स जो कि हम वी बोथ मैटर्स, हम दोनों का लाइफ मैटर करता है, जिसका निमोनिक था केयरिंग ओनली डिपेंड। केयरिंग फॉर सेल्फ, केयरिंग फॉर अदर्स, केयरिंग फॉर ड्यूअल केयर मतलब सेल्फ एंड अदर्स। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है।